हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित इतिहास के प्रश्नों को हम शुरू करने वाले हैं। और आप में से बहुत लोगों का ये कमेंट था कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से आपको पीवाईक्यू जो है कराए जाए। अब आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और हमने आज जो है क्लास को स्टार्ट किया है। हम धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट के क्लासेज आपको करवाते रहेंगे। अब देखिए, इसमें लगभग आपको जो है 1992 से लेकर और 2025 तक के सभी पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। और इस किताब के माध्यम से हम आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत सामान्य भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित और तर्क शक्ति और बिहार राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर अगर देखिए, अब बीपीएससी के अलावा भी हम यहाँ से अगर हम कौन कौन से सवाल देखने वाले हैं, तो बीपीएससी तो आपका जो है 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी तक का आपके सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, बीपीएससी बीएओ जो मार्च 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, और ये सारी चीज़ें हम जो है देखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आप लोग केवल ग्रुप में मैसेज करते हैं पीडीएफ के लिए, केवल पीडीएफ देना जो है कहीं भी जो है प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि इस बुक में लगभग जो है आपको कम से कम 800 पेज देखने को मिलेंगे और 800 पेजों को स्कैन कर पाना मुश्किल है। तो मैं जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती रहेगी, क्लास वाइज आपको पीडीएफ देता रहूँगा और आप लोग वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो है पीडीएफ से आप उसको रिवाइज भी करेंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि ऐसे आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जब आप प्रयास करेंगे और लगातार प्रयास करेंगे तब जाकर आपको सहायता मिलने वाली है और सफलता मिलने वाली है। इसमें अगर देखिए तो आज हम भारतीय इतिहास को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इससे संबंधित सवाल नहीं आते हैं। देखिए, सवाल नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो बुक है क्लास 6 या 7 की हम अगर उठा के देख लें, तो यहाँ पर आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी। जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, इन सभी से संबंधित आपको जो है तथ्य देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास लगेंगी प्राचीन इतिहास को कवर करने में, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक सभ्यता, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप सभी जो है इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप बाहर या अदर स्टेट के छात्र हैं जो बिहार में नहीं रहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपको केवल 15% में जो बिहार के जनरल हैं वो भी फाइट करेंगे, और जो है आप भी इसमें फ़ाइट करने वाले हैं। और आप क्या, जितने भी अदर स्टेट के लोग अप्लाई करेंगे वो भी इसमें जो है फ़ाइट करने वाले हैं। तो आपकी जो है थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे जो भी चीज़ें कहूँगा उसको जो है शांति से बैठिएगा और उसको सुनिएगा, और जो चीज़ें मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्लास आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन और लाइव आकर पढ़ा सकें, इसीलिए आपको जो है अपलोडेड लेक्चर रोज़ मिलता रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो है वीडियो को लाइक करिएगा और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर हमारा पिछला लेक्चर आपको देखना है इस बुक से संबंधित, तो आपके जो है डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप पिछले जो हमारे जब साल भर पहले जब टीआरई 4 आने वाला था तब भी हमने ये बुक आपको कवर करवाया हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारी जो है दोबारा क्लासेज होने वाली हैं, तो आप सभी जो है इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक का भी लिंक मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल आपके सामने है कि भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस स्थल को हम मेहरगढ़ मानते हैं। यहाँ पर लगभग 7000 से 5500 ईसा पूर्व में मानव का बसाव क्षेत्र था, ऐसा माना जा रहा है। और नवीनतम खोजों के आधार पर अगर हम देखें तो प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थान है वो अब जो है संत कबीर नगर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लेकिन क्योंकि अभी तक आपको देखिए 2018 का ये सवाल है और इसकी खोज जो है बाद में हुई है, और क्योंकि आपका ऑप्शन में आपको कहीं भी संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश में है ये नहीं देख रहा है, और संत कबीर में भी जो जगह है उसका नाम है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव नाम है उसका, तो ये भी याद रखिएगा। अगर जो है
मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं आता है, लहुरा देव हो सकता है। अब आपसे पूछा जाए तो लहुरा देव आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, कोई हमको जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से जो है एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल जो है मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र था। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। देखिए, लहुरा देव को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ 9000 से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ये था। इसीलिए इसके साथ ही जो है चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है कोलढेवा जो है प्रयागराज में जो बेलन नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको जो है 6500 ईसा पूर्व यहाँ पर से जो है धान की भूसी के जो है साक्ष्य मिले थे। तो अगर आपका मेहरगढ़ नहीं है तो आप जो है कोलढेवा कर सकते हैं, कोलढेवा भी नहीं है। अगर देखिए, सबसे पहले तो अब आपका जो प्रायोरिटी होगी वो आपका आएगी लहुरा देव। अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़, और मेहरगढ़ नहीं है तो आपका कोलढेवा आपको ढूंढना है। तो इस प्रकार से कुछ इसका क्रम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसको जो है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक बहुत लोग बोलते हैं। तो कैल्कोलिथिक का मतलब है ताम्र पाषाण युग, ठीक है, जहाँ तांबे का उपयोग होता था, तांबे का इस्तेमाल करके जो है हथियार और औजार या डेली रोजमर्रा की वस्तुएं जो है बनाई जाती थी। तो उसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण युग। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में यह सवाल पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन हम जरूर देखेंगे, हम कोई किसी भी सवाल का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन से भी सवाल जो है बन सकते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन जो है प्रयोग मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक जो है संस्कृतियाँ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 कह रहा है। देखिए, उसके कुछ ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। प्रथम जो मानव जीवाश्म है ये भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये नर्मदा नदी घाटी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला जो मानव जीवाश्म था, या हम कहते हैं मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था, वो नर्मदा घाटी में अवस्थित एक मध्य प्रदेश में एक स्थान है, सीहोर में पड़ता है, हथनौरा, यहाँ से जो है प्राप्त हुआ था। इसकी खोज जो है किसने की थी, तो अरुण सोनिकिया के द्वारा 1982 में की गई थी। 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में ये पूछा गया सवाल था। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से मिला है, और इसकी खोज जो है पुरातत्वविद अरुण सोनिकिया के द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका आप सभी लोग जानते हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा। भीमबेटका कहाँ पर है, तो भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2009 का सवाल है, और मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विशेष सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार और पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग जो है 500 चित्र आपको पाए गए हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि जो है शैल चित्रकला के उदाहरण आपको कहाँ से मिलते हैं, या आपको जो है साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये भीमबेटका से हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ जो है नवपाषाणकालीन स्थल दिया गया है, और एक जो है उनके जो है स्थान दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो नवपाषाणिक काल स्थल है ये कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, उतनूर आपका कहाँ पर है, उतनूर आपका जो है तेलंगाना में हो जाएगा। तो पहले का 3 कौन से में है, तो ये काट दीजिए और डी भी काट दीजिए। अब आपका बी और सी ही हो सकता है। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद, चेचर, सेनुआर, गिरिडीह, ये सभी आपका बिहार में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ये सभी आपके बिहार में देखने को मिलेंगे, तो ये भी कट गया। अब आपका जो है सी विकल्प ही सही हो जाएगा, ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर इस तरह से आप जो है मिलान करके ऑप्शन चेक करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पयमपल्ली कहाँ पर है, तो पयमपल्ली आपका तमिलनाडु में है, और गुफकराल आपका जो है ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया भी गया है। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का सवाल था। देखिए, उतनूर कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। चिरांद, चेचर या सेनुआर, गिरिडीह, ठीक है, ये सभी आपके बिहार में देखने को मिलेंगे। गुफकराल जम्मू कश्मीर में आपको, और पयमपल्ली जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अगला सवाल
फिर से उसी के संबंध में है। एक तरफ जो है सभ्यता दिया गया है, ठीक है, एक तरफ जो है ताम्र पाषाण युगीन जो है स्थल है, ये सभ्यता भी है, कैथा और अहाड़, स्वाल्दा और मालवा। और ये कौन से नदी के किनारे थे ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा अहाड़ सभ्यता थी या अहाड़ स्थल था, ये हमारा बनास नदी के तट पर था, ठीक है, बनास नदी के तट पर था। तो पहले का जो है 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा। कायथा जो था या कैथा भी बोलते हैं इसको, ये काली सिंध नदी के तट पर, तो ये 3 हो जाएगा। और स्वाल्दा जो था हमारा, ये ताप्ती नदी के तट पर था, याद रखिएगा, उसके किनारे था, तो ये 1 हो जाएगा। और मालवा जो था ये नर्मदा नदी के किनारे था, तो ये आपका 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 3 आपको 1 2 जो है सही विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल आपको देखने को मिला था, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से हमारा अगला सवाल है। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया सवाल कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग में गिना जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी का सवाल था। देखिए ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है, और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड जो है इसे हम प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं, याद रखिएगा। और भारतीय इतिहास में जो है लगभग 2300 से लेकर 600 बीसी तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक के नाम से जाना गया है। और सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल की जो है सभ्यता है। किंतु यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी जो लेख यहाँ से मिले हैं उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी ये आपको बताना है। 63वीं बीपीएससी 2017 में ये सवाल प्री में पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, ये इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पक्की ईंट से यहाँ पर इमारत बनी थी, ठीक है, पक्की ईंट से इमारत बनी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आपको जो है सुनियोजित जो है वास्तुकला और कला का आपको उदाहरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूजा स्थल के जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ई विकल्प सही हो जाएगा। अब ई विकल्प में दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऐसे जो है आपका एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोग याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में पढ़िए और समझिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, और यहाँ नगर नियोजन और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार जो है बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की थी जिससे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया था। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। धातव्य है कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। किस शहर को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल जो है गुजरात में है। और ये जो है ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखिए। बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है, और इसमें जो है मिनी हड़प्पा के नाम से इसे जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एसआर राव ने की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कौन सा था ये, तो ये लोथल था, ठीक है, ये लोथल था। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए 5वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में अभी हमने आपको बताया कि ये जो है लोथल जो है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये गुजरात में मिलेगा। कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये सब अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 69वीं बीपीएससी का सवाल है जो 2023 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, ये आपको बताना है। देखिए ऐसा माना जाता है, जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर, कि ये बैल के बारे में जानते थे, हाथी
के बारे में जानते थे, लेकिन जो है ये घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि घोड़े के जो है कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसीलिए आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, और बिहार लोक सेवा आयोग ने भी इसका बी विकल्प ही सही माना था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल अथवा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। और हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां या गदखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं। अब देखिए, इनका वैज्ञानिक नाम लिखा गया है इक्वेकबालस। इनके निश्चित कर पाना यह कठिन है। और हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुंतसी और कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकानी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया। और वर्ष 1974 में एसआई के जेपी जोशी तथा ए.के. शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रात्यिक स्तर पर अश्वस्थियाँ प्राप्त होना प्रतिवेदित किया। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर और मैडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। और इसी प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है बी विकल्प ही माना था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का या पकी मिट्टी का हल जिसको हम बोल सकते हैं, उसी को टेराकोटा कहते हैं। तो ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? 7वें नंबर का जो सवाल है, 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, बनावली और कालीबंगा, यहाँ दोनों से आपको क्या मिला था? तो टेराकोटा हल की आकृति जो है प्राप्त हुई थी, तो बनावली और जो है कालीबंगा से। तो ये आपका बी और सी दोनों सही हो रहा है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली और हरियाणा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की जो है हल से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति जो है ये प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक किरण से जुते हुए खेत के साक्ष्य और उसके साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी जो है टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए, क्योंकि दो स्थान से जो है अवशेष की प्राप्ति हुई है टेराकोटा की, तो यहाँ पर जो है दोनों सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान जो है मिले हुए हैं? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि जुते हुए खेत के अवशेष जो है कहाँ पर मिले हैं, तो ये कालीबंगा में आपको मिले हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा में ऊपर के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ प्राप्त होने के बाद एक बार जो है अभ्यास जरूर करिएगा। देखिए, 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली और खम्बात की खाड़ी या भगवा नदी के किनारे के स्थल जो है लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट्ट मिला है। अगला सवाल देखिए, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो अभी आपको मैंने बताया कि ये कहाँ पर है, तो ये इसका 9वां जवाब जो है सही हो जाएगा। टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था, सेम टू सेम। अब देखिए, 66वीं बीपीएससी 2020 में ये सवाल पूछा गया कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये देखिए ऊपर ही है। ठीक है, ये आपका ऊपर ही है कि जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक अभी आपने देखा, और 9वें नंबर का सवाल देखिए कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। लगभग जो है सेम टू सेम ऑप्शन भी है, और ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था, जो पेपर लीक हो गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वी.एन. स्मिथ। ठीक है, वी.एन. स्मिथ हो जाएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। अगर हम देखें तो 1921 में जो है दयाराम साहिनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया, और वर्ष 1926 से 27 से और वर्ष 1933 के 34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स जो है हड़प्पा के उत्खनन का कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम जो है वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी इसकी खोज, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके कुछ विद्वान के.एन. जोशी,
के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज में संबंधित नहीं रहे थे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो सामान्यतः जो है कौन से रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका जो सही जवाब माना गया है आयोग के द्वारा वो ए विकल्प माना गया है, लाल। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल पूछा गया था। और हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते थे। हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, और परिपक्व हड़प्पा के दौर से जो है हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे, और दूसरे जो है चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग की हो जाती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। अगला सवाल देखिए, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? ये आपको बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर इसका जवाब हम देखें, 12वें नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 900 वर्ष। ठीक है, 900 वर्ष इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और धातव्य है कि आर.एल. स्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जो है जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख कारण माना है। अगला सवाल देखिए, वैदिक काल से है, और ये 69वीं बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका क्या नाम है, इसका नाम है राजगृह। ठीक है, राजगीर या राजगृह, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह या वर्तमान में इसको राजगीर बोलते हैं, प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। और मगध का पहला शासक जो है राजवंश जो है बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी 1997-98 में सवाल पूछा गया था। देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूंजवत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः जो है किसको समर्पित है? देखिए, 9वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बार बार आपके सवाल बनते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये सोम और इस पर जो है पेय नामकृत देवता पर। ठीक है, ये आपका इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको कौन से पुस्तक में मिलता है? तो ये आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। डी विकल्प जो सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है, और यह सवित्र या सूर्य देवता को जो है समर्पित है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई? ठीक है, किस काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। धर्मशास्त्रों के समय में जो है 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियाँ यथा अम्बग, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही जो है अस्पृश्य माने जाते थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों? तो मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताता हूँ। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 का सवाल है ये। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग आरंभ किया था, और इसके पश्चात ही विश्व के अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुआ लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि जो है 1600-1200 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। भारत में नूह, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा
कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि जो है ये 1400 ईसा पूर्व है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में किया गया है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख मिलता है। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ से उत्खनन से गेहूँ जो तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल जो है 1000 ईसा पूर्व जो है निर्धारित किया है, जो कि अधिकांश विद्वानों द्वारा जो है स्वीकृत है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं 1000 ईसा पूर्व ऑप्शन में दिया नहीं गया था। देखिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो बोगज कोई जो है इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है ऐसा अभिलेख है, ठीक है, यह एक ऐसा अभिलेख है जो आपको एशिया माइनर में देखने को मिलता है, भारत से बाहर है, और यहाँ पर आपको वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, तो इसका जो है ए विकल्प ही हमारा सही हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। कैसे मिलता है तो ये हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए बोगज कोई एशिया माइनर से जो 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत देवताओं का आवाहन करते थे। अगला सवाल देखिए, प्रथम प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रथम प्रसिद्ध जो है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वेदों में आपका इसका जो है वर्णन मिलता है। तो ये जो है एक नदी थी रावी। रावी को पहले क्या कहा जाता था तो परुसड़ी कहा जाता था, और इसी नदी के तट पर जो है 10 राजाओं का या 10 राग युद्ध का जो है प्रमाण मिलता है और लेखन में इसका प्रमाण मिलता है। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 10 राग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध जो है परुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है किसकी विजय हुई थी, तो सुदास की जो है विजय हुई थी। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल मिलती हैं। देखिए ये भी आपका TRE 3 में जब मैंने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक कराई थी तब भी मैंने आपसे पूछा था सवाल और आपको कराया हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उपनिषद में इस तरह की चर्चाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं, और उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। अगला सवाल हमारा जो है बौद्ध धर्म से होने वाला है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अभी ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी देख लीजिए। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में सवाल पूछा गया था। देखिए इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप जो है लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषि पत्तन या मृगदाओं में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, 47वीं बीपीएससी में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ या ऋषिपत्तनम भी कहते हैं, याद रखिएगा ऋषिपत्तनम। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हुआ 47वीं बीपीएससी के बाद 65वीं बीपीएससी में सेम टू सेम सवाल है, तो ये बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, सारनाथ में ऋषिपत्तनम नामक जगह पर। अगला सवाल देखिए, बोधगया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल था। देखिए बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और इनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे आपको देखने को मिलता है, या 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका जो है सुमेल करना है, ठीक है। अब देखिए सुमेल किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जन्म किससे दर्शाया जाता है, जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, तो पहले को 3 से मिला दीजिए, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई थी ये बोधगया में हुई थी। तो पहले का जो है 3 मैं ऐसे लिखता हूँ 3 फिर 2। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया और इनका निधन जो है कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ, ठीक है। तो ये आपका 1 और 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 3, 2, 1, 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 1, 4 आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है, तो यहाँ पर सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था। अजातशत्रु, अब देखिए अजातशत्रु को छोड़ ही दीजिए, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो है राजगीर या राजगिरी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर हुआ था पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी। अब ये कब हुई थी, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध परिषद भी हम बोल सकते हैं, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगिरी या राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय मगध का शासक जो है अजातशत्रु था। इस जो है संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और विनय पिटक नामक दो भागों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो अभी आपने ऊपर ही देखा, ये देखिए लिखा भी हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप, बी विकल्प सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी, 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 में। आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है राजगृह में आयोजित हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी और इसी में जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक की जो है संकलन किया गया था। ठीक है, इनको इनकी शिक्षाओं का जो है संकलन हुआ और उन्हें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटा गया था और इसकी अध्यक्षता जो है ये महाकश्यप ने की थी। तो मैं आपको बार बार जो है रिपीट करके याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजन हुई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। अध्यक्षता याद रखिएगा, वसुमित्र ने की थी। सुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को जो है विभाषा शास्त्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल जो है राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उस समय मगध का शासक जो है अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद हुई थी और कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है सभाकामी या सर्वकामी भी लिखा जाता है, ये थे। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई थी, तो कश्मीर में किसने आयोजित करवाया था। 66वीं बीपीएससी का सवाल है। तो कनिष्क, ये जो है कुषाण शासक था, कुषाण वंश का कनिष्क था और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इनके टाइम पर जो है जो बौद्ध संगीति थी। और अगर हम कहें कि इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हम पूछ लें तो वसुमित्र ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 12वें नंबर का सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के टाइम पीरियड पर, अशोक के टाइम पर कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ये पहले आप बताइए। ठीक है, तो अशोक के टाइम पर अगर हम बात करें तो ये 12वें नंबर का हमारा सवाल है और इसके टाइम पर जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी और ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति थी। पहला जो है राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा आपका कश्मीर में कुंडल वन में आपको देखने को मिलता है। 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए मैंने ईयर नहीं बताया, मैं जानबूझ के ईयर नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चारों जो बौद्ध संगीति हैं उनके आपको ईयर लिखने हैं कि ये कब हुए थे। देखिए सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तेसी की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला सवाल देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो यह पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। आप सभी लोग जानते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, पहली जो है राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है ये कश्मीर के कुंडल वन में। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कहा गया, तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 47वीं बीपीएससी में 2005 में पूछा गया और 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद वो जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी
राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को जो है सूकर माधो, ऐसा कहते हैं सूअर का मांस इनको खिला दिया गया था, और इससे उन्हें जो है रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे, और वहीं 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जो है त्रिपिटक जो है धार्मिक पुस्तक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनकी शिक्षाओं का संकलन कर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें विनय पिटक, संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार का संग्रह इसमें आपको देखने को मिलता है, और दूसरा जो है सूत्र पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह इसमें देखने को मिलता है, और तीसरा जो है अभिधर्म पिटक, ये बौद्ध धर्म में दार्शनिक सिद्धांतों का जो है इसमें उल्लेख आपको मिलता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच जो है मूलभूत अंतर का जो है प्रतिनिधित्व करता है? ये आपका बीपीएससी असिस्टेंट में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो देवी देवताओं की पूजा करना, ठीक है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, इनमें से एक संप्रदाय जो है ये बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति की पूजा करता है, और दूसरा जो है नहीं करता है। तो कौन करता है, कौन नहीं करता है? देखिए, बौद्ध धर्म के जो हीनयान संप्रदाय के वाले लोग हैं ये जो है मूर्ति पूजा नहीं मानते। कौन? हीनयान, ठीक है। जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। या बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल देखिए, बोधगया में बोधि वृक्ष जो है ये अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब माना गया है वो स्टार मार्क करके माना गया है, लेकिन हम अभी 5वां मानेंगे। क्यों? तो देखिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाता हूँ। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, महाबोधि मंदिर स्थित जो है वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को जो है 7वीं सम्राट में सम्राट शशांक ने जो है नष्ट कर दिया। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष जो रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक और 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार जो है पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6वीं पीढ़ी का है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे जो है 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, इसलिए मैंने आपको जो है 5वीं पीढ़ी सही किया है। तथ्य विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस जो है प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला सवाल देखिए, चीनी यात्री सुंगयुंग ने जो है भारत की यात्रा कब की थी? 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। तो चीनी यात्री जो सुंगयुंग था ये जो है इसका जो प्रमाण मिलता है ये 518 ईस्वी से और 520 तक के बीच में मिलता है। तो 515 से 520 इसको सही माना जा सकता है। तो ये ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ जो है बोधगया में क्या हुआ था? तो बोधगया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। देखिए, 44वीं बीपीएससी का सवाल है। और बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप अगर हम देखें तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष जो है 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बनाया गया इसको। अगला सवाल देखिए, 20वें नंबर का सवाल है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में जो है स्थान कौन से राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, इसके टाइम पर कश्मीर में जो है 4थी बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो आपसे ये भी पूछता है कि कौन से जो है संगीति में 2 भागों में बटा था ये? तो चौथी बौद्ध संगीति में। और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया और उसकी पूजा की जाने लगी, और इसी के साथ उनके अनेक जो है बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। अगला सवाल देखिए, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया वो कौन थे? तो ये थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो है ये थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO पर 2005 में सवाल पूछा गया था, महाविनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ने के बाद
ज्ञान की खोज में जो महात्मा बुद्ध थे ये आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे, उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम और रुद्रक पुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला सवाल देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी का सवाल है, देखिए चैत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, और सौदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु से सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया और चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें जो है विहार कहा गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के में जो है समान नहीं है? आत्मदमन जो है यहाँ समान नहीं है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, तप या आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण की ओर बौद्ध धर्म में किया जाता है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता और निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। अगला सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ज्ञान का महान केंद्र था, तो ये किसके टाइम पर था? तो ये बौद्ध धर्म का जो है ज्ञान का महान केंद्र था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया था। अगला सवाल देखिए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है ये कौन सी शैली में प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा देखें तो ये मथुरा और गांधार शैली में प्राप्त होती है। ठीक है, मथुरा और गांधार शैली में। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जो जवाब है वो हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी और खड़ी हुई स्थिति में निर्माण हुआ इनका, और वी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। यहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के वर्णन के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को ही देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है कहाँ पर बनी थी। आयोग ने जो है इसको सही माना है। देखिए, अगला सवाल जो है 26 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा अलग अलग हो रहा है, आप इसको जो है थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है, विश्व शांति स्तूप जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? राजगीर में आपको देखने को मिलेगा, राजगृह में। याद रखिएगा, इसका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ये आपका जो है 48वीं बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और एक सवाल मैंने आपसे और पूछा है कि आपको जो है बताना है कि जो है पहली, दूसरी और तृतीय और चौथी बौद्ध संगीति का जो है टाइम पीरियड क्या था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, जब भी मैं कोई चीज़ें पूछता हूँ तो ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, ये आपके जो है थोड़ा सा जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये सभी बातें बोलता हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये जो है जैन धर्म का जो पहला सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। कल हम जो है जैन धर्म से स्टार्ट करने वाले हैं, और ये आपका 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, 47वीं बीपीएससी में पूछा गया और 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जो है पसंद आया होगा। देखिए, वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से जो है सवाल आपके भर भर के पूछे जाते हैं, और अगर आपने गलती की तो फिर आपके जो है नंबर कट जाएंगे। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, आप सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं आपको पॉइंट वाइज एक भी पॉइंट आपका जो है छोड़ नहीं रहा हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी मेहनत को जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में अपना जो है राय लिख के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।